जिस तरह हजारों साल पहले एक विनाशकारी टक्कर ने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था, वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि इंसानियत का अंत भी किसी ऐसे ही कॉस्मिक हादसे से हो सकता है। और आज की कहानी ठीक उसी थीम पर आधारित है। शुरुआत होती है दो टीन एज शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स लियो और सारा से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रात के आसमान को टेलीस्कोप से पढ़ना उनकी सबसे बड़ी हॉबी है। इन्हीं में से एक रात उन्हें तारों के बीच एक अजीब चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों इसकी तस्वीरें लेते हैं और अपने साइंस क्लब के हेड को भेज देते हैं, जो उन्हें तुरंत ये फोटो डॉक्टर मार्कस तक पहुंचाने को कहते हैं। अगले दिन जब डॉक्टर मार्कस इन इमेजेस को खोलते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। ये कोई तारा नहीं बल्कि एक विशाल कॉमेट होता है जो तेजी से पृथ्वी की दिशा में बढ़ रहा होता है। हालांकि वह अभी लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन आने वाले महीनों में उसकी दिशा सीधे पृथ्वी की कक्षा को काटने वाली है। इस डरावनी खोज को डॉक्टर मार्कस एक एन्क्रिप्टेड डिस्क में सेव करते हैं। बाहर वे अपनी सिग्नेचर करते हैं और साथ में लियो और सारा के सरनेम्स भी जोड़ देते हैं, क्योंकि असली क्रेडिट उन्हीं का था। डॉक्टर मार्कस इस जानकारी को अथॉरिटीज तक पहुंचाने के लिए कार लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। दुनिया इस घटना से बिल्कुल अनजान रहती है और एक साल बीत जाता है। एक साल बाद कहानी अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी एलन की रेजिग्नेशन से आगे बढ़ती है। ऑफिशियल कारण बताया जाता है कि उनकी पत्नी एली की तबीयत खराब है, लेकिन एक रिपोर्टर जेनी को इस बात पर भरोसा नहीं होता। जेनी एलन के घर पहुंचती है और देखती है कि घर खाने पीने और आपातकालीन सामान से भरा पड़ा है, जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला हो। जेनी साफ साफ कह देती है कि उनकी इस्तीफे की कहानी झूठी है। एलन बेबस होकर मान लेते हैं कि जेनी को कुछ बड़ा पता चल गया है। जेनी जब घर लौट रही होती है तभी अचानक सरकारी एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। उसे उठाकर सीधे व्हाइट हाउस ले जाया जाता है, जहां खुद प्रेसिडेंट उससे बात करते हैं। राष्ट्रपति बताते हैं कि अगले 2 दिन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वे चाहते हैं कि जेनी वहां मौजूद रहे। घर पहुंचकर जेनी इंटरनेट खंगालती है और सच्चाई सामने आती है। सेक्रेटरी एलन की पत्नी बीमार नहीं बल्कि धरती खुद एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट का सामना करने वाली है, उसी तरह का कॉस्मिक विनाश जिसने कभी डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति दुनिया को बताते हैं कि एक विशालकाय कॉमेट जो एवरेस्ट जितना बड़ा है से पृथ्वी के टकराने की स्थिति बन चुकी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी इसे रोकने के लिए एक टीम आउटर स्पेस भेजेगी। राष्ट्रपति बताते हैं कि इस कॉमेट को सबसे पहले देखने वाले टीन एज लियो और सारा थे, लेकिन उनके मार्गदर्शक वैज्ञानिक डॉक्टर मार्कस की मौत ने आगे की जानकारी छुपा ली थी। लोगों को लगा कि उस एक्सीडेंट में लियो भी मर गया, लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है। लियो अभी जिंदा है। सरकार को किसी तरह वह डिस्क मिल गई जिसमें कॉमेट की असली जानकारी थी। अब लियो को पता चलता है कि वह वही कॉमेट है जिसे उसने और सारा ने 1 साल पहले देखा था। उसके घर के बाहर भीड़ जमा होने लगती है। लोग उसे हीरो की तरह देखने लगे हैं, पर लियो साफ कहता है कि असली खोज डॉक्टर मार्कस की थी। उधर अंतरिक्ष में भेजी गई टीम कॉमेट की सरफेस तक पहुंच चुकी होती है और वहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। अंतरिक्ष में पहुंची टीम कॉमेट की सतह पर उतरते ही ड्रिलिंग शुरू कर देती है। उनका प्लान साफ है, पहले सतह को गहराई तक ड्रिल करना और फिर उस कैविटी में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करना, ताकि विस्फोट के बाद कॉमेट की दिशा बदली जा सके और टक्कर टाली जा सके। लेकिन कॉमेट की सतह बेहद खतरनाक है। जैसे पृथ्वी पर एक हिस्सा दिन में और दूसरा रात में रहता है, वैसे ही कॉमेट का एक चेहरा लगातार सूरज की तरफ होता है। उस हिस्से का तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। वहां गैस के बड़े बड़े भंडार भी मौजूद हैं, जो गलती से एक्सप्लोड हो जाए तो पूरी टीम खत्म हो सकती है। ड्रिल मशीन कई बार फंस जाती है, लेकिन आखिरकार बम सही जगह प्लांट कर दिया जाता है। अब असली खतरा शुरू होता है जैसे ही कॉमेट का चेहरा सूरज की तरफ घूमता है। एक्सट्रीम हीट उसकी सरफेस को अनस्टेबल कर देती है और गैस के भंडार फटने लगते हैं। टीम को तुरंत वहां से उड़ान भरनी होती है कि तभी एक टीम मेंबर का सूरज की रोशनी के कारण चेहरा जल जाता है और भागते समय अचानक गैस का भंडार फटने से टीम का एक मेंबर अंतरिक्ष में चला जाता है। लेकिन कोई भी उसे लेने के लिए वापस नहीं जा सकता, क्योंकि रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा है कि कोई भी जीवित वापस नहीं लौटेगा। वे जहाज में बैठते हैं और तेजी से डिस्टेंस बनाते हैं। थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही टीम न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट करती है और कॉमेट 2 बड़े टुकड़ों में बंट जाता है। मिशन पूरा हुआ लगता है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। बड़ा टुकड़ा अब भी विशाल है और उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। राष्ट्रपति मीडिया को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि दोनों टुकड़ों का टकराव समुद्र में होगा। इससे इतनी ऊंची लहरें पैदा होगी कि पानी 1 घंटे में 1100 मील तक फैल सकता है। इस आपदा से बचाने के लिए सरकार एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी तैयार कर रही है, गहरे सुरंगनुमा बंकर्स जिनमें 2 साल की सप्लाई मौजूद होगी। कुल 10 लाख लोगों को बचाया जाएगा। 2 लाख वैज्ञानिक, डॉक्टर और जरूरी स्टाफ। 8 लाख लोग लॉटरी के आधार पर चुने जाएंगे। बूढ़ों, बीमारों और उम्रदराज लोगों
लोगों को शामिल नहीं किया गया। अंदर जाने के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। सरकार ने पूरी तरह लॉकडाउन जैसा राजकीय कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि सच्चाई सबको पता चल चुकी है, दुनिया खत्म होने जा रही है। लियो और उसके परिवार को भी चुना जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कॉमेट को खोजा था। लियो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के परिवार को भी अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है। सारा दुखी होकर कहती है कि वह अपने माता पिता के बिना नहीं जाएगी। लियो 2 रिंग्स दिखाकर उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। कहता है कि शादी होने के बाद वह ऑफिशियली उसके परिवार का हिस्सा बन जाएगी। शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी सारा और उसके माता पिता को छूट नहीं मिलती। चीफ कहते हैं कि लियो की रिक्वेस्ट व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके नाम फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं हुए। सारा अपने पेरेंट्स के बिना जाने से मना कर देती है। लियो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह वहीं रुकने का फैसला करती है। मजबूर होकर लियो को अकेले बंकर जाना पड़ता है। धीरे धीरे दुनिया में अफरा तफरी फैल जाती है। कर्फ्यू का कोई पालन नहीं कर रहा। लोग समझ चुके हैं कि अंत अब बहुत दूर नहीं। बंकर में पहुंचकर लियो अपने माता पिता के सामने खड़ा होता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर वहां नहीं रह सकता। वह उसी वक्त बाहर निकल जाता है। इधर राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि टक्कर के सिर्फ घंटे भर पहले समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठेंगी कि तटीय इलाकों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। टक्कर के 2-3 घंटे बाद विस्फोट का धुआं पूरे ग्रह को ढक लेगा। आने वाले 2 साल धरती पर कोई धूप नहीं पहुंचेगी, सतह बर्फ में बदल जाएगी और ज्यादातर जीव खत्म हो जाएंगे। तभी मिशन टीम एक नया प्लान बनाती है। वह स्पेसशिप लेकर एक बार फिर कॉमेट के दूसरे टुकड़े की तरफ जाना चाहती है। उनके पास सिर्फ 4 मिसाइलें बची हैं। कैलकुलेशंस कहती हैं कि अगर वे खुद जाकर कॉमेट पर इनका ब्लास्ट करें तो वह छोटे छोटे हार्मलेस टुकड़ों में टूट सकता है। लियो जब घर लौटता है तो सड़कों पर हड़कंप मचा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं, पर किसी को नहीं पता कि सुरक्षित जगह कहाँ है, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई भी जगह सच में सुरक्षित नहीं बची। लियो सारा के पिताजी की मोटरसाइकिल उठता है और सारा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद जब सारा और उसके माता पिता लियो को मिलते हैं तो लियो सारा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वह फिर से मना करती है। इस बार सारा के माता पिता जबरदस्ती सारा और उसके छोटे भाई को लियो के साथ भेज देते हैं। इसी बीच उस रिपोर्टर जैनी को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम लिस्ट में शामिल हो चुका है, लेकिन वह अपने अंतिम पलों में अंडरग्राउंड फैसिलिटी नहीं बल्कि अपने पिता के पास जाती है। पिता से बरसों की नाराजगी, शिकायतें और दूरी सब मिटा देती है। वह रोकर अपने पिता के गले लगती है, क्योंकि वह जानती है कि दुनिया अब ज्यादा देर तक नहीं बचने वाली। धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा छोटा कॉमेट अंततः समुद्र में टकराता है और टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि समंदर एक दानव की तरह उठ खड़ा होता है। सारा समुद्र के किनारे अपने पिता के साथ खड़ी है और कुछ ही पलों में उठती विशालकाय लहरें दोनों को हमेशा के लिए बहा ले जाती हैं। पूरे के पूरे शहर मलबे में बदल जाते हैं। लियो सारा और उसके भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है, जहां हजारों लोग पहले से जमा होते हैं, क्योंकि यही उनकी अंतिम उम्मीद है। इधर अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का क्रू उस दूसरे बड़े कॉमेट की ओर बढ़ रहा है। हर एस्ट्रोनॉट आखिरी बार अपने परिवार से बात करता है। वह जानते हैं कि अब वे वापस लौटकर उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। यह उनका आखिरी गुड बाय है। कुछ ही देर बाद स्पेसशिप न्यूक्लियर पेलोड के साथ कॉमेट से टकराती है। एक विशाल विस्फोट होता है। कॉमेट का यह टुकड़ा सैकड़ों छोटे छोटे हार्मलेस पार्टिकल्स में बदल जाता है, जो धरती की कक्षा में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाते हैं। धरती को बचाने के लिए क्रू की यह आत्मबलि दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाती है, लेकिन दुनिया की कीमत बहुत भारी है। जो लोग पहाड़ पर नहीं पहुंच सके, जो समुद्र के किनारे थे, जो तटीय शहरों में थे, वे सब विनाशकारी सुनामी में हमेशा के लिए खो जाते हैं। शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। जब समुद्र का पानी नीचे उतरता है तब बचे हुए लोग शहर वापस आते हैं, एक बदली हुई, जली हुई, उजड़ी हुई दुनिया में। लेकिन मानवता बच जाती है। राष्ट्रपति दुनिया को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने उन हीरोज को कभी नहीं भूलेंगे जिनकी कुर्बानी ने धरती पर जीवन का भविष्य फिर से संभव किया। समुद्र पीछे हट चुका है, शहर राख हो चुके हैं, पर मानवता जिंदा है, क्योंकि कुछ बहादुर लोग अपने प्राण देकर दुनिया को बचा गए। इस तरह यह पूरी कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।